जी। प्रफुल्ल सर, जो जो विपक्ष चाहता है इस समय, लगभग माहौल तो वही है। अगर आप संसद नहीं चला रहे हैं, अभी तक तो आप बार बार विपक्ष पर आरोप लगा देते हैं कि विपक्ष जो है संसद नहीं चलाना चाह रहा है, संसद नहीं चलाना चाह रहा है। अब तो आप खुद ऐलान कर रहे हैं कि नहीं, जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे हम संसद नहीं चलाएंगे। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं माफी मांगूंगा नहीं। तो वो जो तमाम बिल जिनको लेके बड़े डेस्परेट है भाजपा आज की तारीख में, और बहुत जरूरी, इंपॉर्टेंट और अहम माने जा रहे हैं 2029 के चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि भाजपा के लोगों का भी ये मानना है कि अगर ये सारी चीजें नहीं होती हैं तो 2029 का चुनाव आसान नहीं रहेगा, असंभव की तरफ बढ़ जाएगा, सदन नहीं चलेगा, करेंगे क्या फिर? संसद चलने की जो बात है, असल में संसद चलने की जो बात है, तो संसद चलने से सरकार को क्या मिलता है? संसद चलने से सरकार को शक्ति मिलती है, क्योंकि सरकार की जननी है संसद। अपना तरह तरह के कायदे कानून बिल वगैरह पास करवा लेती है, तो उसको उससे ताकत मिलती है। इसलिए सरकार संसद चलाती है। सरकार संसद चलाने की बाध्यता संवैधानिक बाध्यता है कि संविधान में कहा हुआ है सरकार संसद के प्रति जवाबदेह होती है। तो अपना वो संसद चला करके अपनी ताकत तो धूर्त सरकार ले ही लेती है और जवाबदेही से बच निकलती है। कई बिल पेश किए जा चुके हैं और सरकार अपनी जवाबदेही से बच रही। सवाल यह है कि वो आते क्यों नहीं? असल में पूरी की पूरी सरकार अपराध बोध, ग्लानि बोध से दबी हुई है। क्यों क्यों ग्लानि बोध? झटका किस बात का लगा है? एक मंत्री का इस्तीफा हुआ है, झटका लगा है। और ये भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति का भी हिस्सा है। आप ध्यान देंगे तो आपको ये ध्यान में आ जाएगा कि धर्मेंद्र प्रधान का जो स्वागत हुआ था उसमें एक खास इलाका के भाजपाई सांसद थे। मैं साफ साफ कहूं तो उड़ीसा और बिहार के भाजपाई सांसद थे। मिथिला पाग पहना करके उनका स्वागत हुआ था। तो वहां पर उनकी क्या जड़ें हैं? अभी तक तो अपनी सरकार बना नहीं पाए हैं। हाँ, ठीक है कि इनका मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, आज चुनाव भी है, सम्राट चौधरी है, लेकिन सम्राट चौधरी तो किसी और पर निर्भर मुख्यमंत्री है ना। पश्चिम बंगाल की तरह आत्मनिर्भर मुख्यमंत्री तो है नहीं उस अर्थ में। बहरहाल तो वहां के थे, तो एक अंदरूनी खलबली भी है, एक रीजनल रिफ्ट भी है इसमें। बहरहाल उस पर नहीं जाकर के ये जरूर कहना चाहूंगा कि अपराध बोध के ये दबाव में है और इनको लगता है अमित शाह इसलिए नहीं संसद में जा रहे हैं, इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वो जाकर के बोले या न बोले, लेकिन राहुल गांधी के भाषण के बाद उनके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन आएगा, जो भाव आएगा और चुप्पी में जो आवाज टूटेगी बनेगी, उसको तो दुनिया देख लेगी ना। इसीलिए वो वहां पर कैमरे के सामने आना ही नहीं चाहते हैं। संसद तो छोड़िए, वो किसी सार्वजनिक स्थिति में दिखना नहीं चाहते हैं। बहरहाल तो इस पे मामला यह है कि अब सवाल उठता है कि वो सिविल ड्रेस में कौन लोग थे? अरे इतना क्या है, सभी जानते हैं। सिविल ड्रेस में जो थे कार सेवक थे। आज तक पता चला क्या कि किसने बाबरी मस्जिद को किसने शहीद किया था, किसने ढहाया था। वहां पर अगर गोली, उत्तर प्रदेश में अगर गोली चली थी तो उसकी जवाबदेही मुलायम सिंह की, दीपेंद्र मिश्र की नहीं, उसकी जवाबदेही मुलायम सिंह की। और जब इनसे जवाबदेही पूछा जाए तो कहे कि नहीं, मंत्री थोड़ी देता है गोली चलाने का आदेश, ये तो मजिस्ट्रेट देते हैं, ये तो पुलिस देती है, तो आप हैं किस मर्ज की दबा? ठीक है, कमांडर इसको बोलते हैं कि ऑपरेशनल कमांड तो पुलिस ही देती है, लेकिन सिचुएशनल कमांड किसके पास होता है? कौन कहता है, कौन टिक लगाता है? ठीक है कि आप उसमें अपना कंसेंट ऑथराइज कौन करता है, ऑथेंटिकेट कौन करता है कि हाँ आप ये काम कीजिए? तो अपनी सहमति तो अगर सरकार न दे तो फिर मंत्रालय और सरकार है किस बात पे? तो देखिए कि अवरोध तो ही गया, ये अवरोध टूटेगा कैसे? ये अवरोध, इनको ताकत जो अपनी लेनी थी ले ली। अब ये परिसीमन की, ठीक ही कहा विवेक सर ने, अब ये परिसीमन के चक्कर में नहीं है। इन्होंने, इनको झटका सबसे बड़ा ये लगा कि इनके मन में सचमुच आत्ममुग्ध आदमी को जो होता है, इनके मन में सचमुच ये भ्रम था कि पूरा भारत और पूरा नौजवान, पूरी पीढ़ी हमको बहुत आदर के साथ देखती है, बहुत श्रद्धा है हमारे प्रति। इस झोंक में अचानक इनको लगा कि वो श्रद्धा इनकी हवा हो गई। और ये जो जेन जी पीढ़ी आई है ना, किसी की भी महानता का छटाक भर लोड अपने ऊपर नहीं लेगी। सहमति असहमति अपनी जगह है। और ये जेन जी का आंदोलन एंटी एस्टेब्लिशमेंट भी था,
ये आपको हावेल का एक निबंध आया था, संदीप जी को और इनको याद, आप सबों को याद होगा। हावेल का एक उपन्यास था, एक निबंध था, पावर ऑफ द पावरलेस। तो पावर ऑफ द पावरलेस यानी कि जिस जनता की शक्ति को आपने खत्म कर दिया, शक्ति की संरचना में युवा कहीं है ही नहीं, जनता कहीं है ही नहीं, 2-2.5% लोग मिलाकर के 3% अधिक से अधिक मिलाकर के पूरे के पूरे भारत को 1.5 करोड़ लोगों के लोकतंत्र का हाल बेहाल किए हुए हैं। तो पावर ऑफ द पावरलेस जो है इसमें अपने आप को अभिव्यक्त किया और वो संवैधानिक और लोकतांत्रिक झूठ से बाहर निकल के अपने जीवन की वास्तविक सच्चाई को बेपरवाही से, सावधानी से समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब पावर में कोई भी हो, आप बहुत महान हो नहीं हो, महानता के गीत के दिन गए। अब ये चाहते हैं सिर्फ कि आप जनता के प्रति जो संवैधानिक आश्वासन है, लोकतांत्रिक आश्वासन है, उस आश्वासन को पूरा करें। और इस मामले में पक्ष विपक्ष कुछ नहीं, क्योंकि राज्यों की स्थिति यह है कि जिन राज्यों में विपक्ष भी है सत्ता में, यानी केंद्र की सत्ता का विपक्ष भी सरकार में है, वहां भी क्या है। अब देखिए ना कि केरल में की क्या स्थिति है, वहां पर जो मोहनदास इस तरह के बयान देकर के गए हैं, पता नहीं उस पर क्या कार्रवाई हुई नहीं हुई। अब अगर हुई है तो उसको आना चाहिए मीडिया में, नहीं हुई है तो उसको क्यों नहीं FIR हुआ। तो ये बहुआयामी झमेला है और इसको पूरा का पूरा मंत्रिमंडल ही दबाव में है और उस दबाव से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है। अब ये कई विकल्पों पर विचार कर रहे होंगे, इनके प्लान D तक तो इन्होंने तैयार कर रखा था, अब EF पर पहुंच गए होंगे। EF का मतलब होता है अब बाहर निकल जाइए और हो सकता है कोई बड़ा फैसला इस दबाव में आकर के ये ले लें। क्या है कि इनके बॉडी लैंग्वेज से एक जगह मैंने देखा था प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को एक साथ बैठे हुए, लेकिन रुसवाई उनके बीच में साफ साफ झलक रही थी। तो लगता है कि कोई बड़ा फैसला हो जाएगा और ये पूरा मंत्रिमंडल दबाव में है सर। अब देखिए कि क्या होता है जी। दबाव बढ़ रहा है या बढ़ता चला जा रहा है। नितिन गडकरी, उसकी जद में मैंने जिक्र किया कि जब ये दबाव बढ़ा तो नितिन गडकरी साहब भी बैकफुट पर आ गए। वो तुरंत ये कहने लग गए कि भाई E20 मेरा रोल नहीं है, वो पेट्रोलियम मंत्रालय कर रहा है, लड़के मेरे जो है वो कमा नहीं रहे, 1600 करोड़ रुपए का कर्जा है, ये सारी चीजें बताने लग गए। कुल मिला जुला करके ये सारा दबाव नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द जो है वो सिमटता जा रहा है या घूमता चला जा रहा है। हाँ बिल्कुल, अभी आंतरिक रूप से जो भारतीय जनता पार्टी में जो संकट गहरा रहा है उसका कारण ही यही है कि इसके जितनी मलाई थी उसको कुछ लोगों ने अधिक रूप से खाया। ये भी मलाई खाने वालों में से कम नहीं है। जब ये मंत्री नहीं बने थे उसके पहले भी इनकी जो प्रगति हो रही थी उसमें सरकारों की क्या भूमिका थी और नहीं थी ये तो अलग विषय है। और आज ये कह रहे हैं कि इनकी कोई भूमिका नहीं। हरदीप पुरी बेचारा नॉन पॉलिटिकल आदमी था, तो उसको फंसा करके भी एक तरह से दबाव में लेकर के भी, क्योंकि पॉलिटिकल तो थे नहीं, सारा धतकर्म मुझसे करवाया गया, दूसरों का फाइल होता रहा, दूसरों की अय्यासी में खपता रहा, इसका लाभ इन्होंने भी उठाया। तो पुरी को तो अलग ढंग से पकड़ा ही जा सकता है क्योंकि आप ब्यूरोक्रेट थे इतने, आप तो मासूम तो थे नहीं कि आपका इस तरह से इस्तेमाल भी अगर हुआ तो आपने अपना इस्तेमाल होने दिया। और अभी भी मुंह क्यों नहीं खोलते हैं? अभी भी मुंह खोल के बताएं कि किस मजबूरी में और किस दबाव में उनको क्या करना पड़ा। तो एक तो दबाव तो चारों तरफ से आ गया है और अब सभी अपने अपने माल को समेटने में लगे हुए हैं। जो इस गुट के लोग थे, जो गुजरात लॉबी के लोग थे, उन्होंने अपना माल समेटा, वो अलग हुए। अब महाराष्ट्र के लोग अपना देख रहे हैं कि किस प्रकार से इन कुछ नेताओं की महत्वाकांक्षाओं के चलते महाराष्ट्र को राजस्व की क्षति हुई, महाराष्ट्र की आर्थिकी में क्षति हुई और गुजरात की तरफ पोषण किया गया, सारा मामला उधर बढ़ा दिया गया। ये इसका भी हिसाब किताब आप लोग करेंगे। हमारा जो हिंदी प्रदेश है उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो बेचारा के क्या इतने आंदोलन के बाद एक मंदिर बना, उसका भी चढ़ावा चोरी करके पता नहीं कौन ले गया। ये सभी अभी इसका खोज पता नहीं हो रहा है। तो जनता के विकास का, जनता के हित लाभ का तो कुछ है नहीं। संसद चल रहा है तो संसद में चलने में ठीक ही कहा सर ने कि संसद के चलने से जनता की भलाई हो सकती है, जनता की भलाई के लिए। लेकिन जब सरकार ही जनता की भलाई से मुंह मोड़ ले तो संसद से क्या उम्मीद की जा सकती है? सरकार की जननी तो संसद है और वो मातृद्रोह, अगर वंदे मातरम कहते हैं तो आज की तारीख में उसका पहला अर्थ होता है संसद की वंदना, क्योंकि संसद ही सरकार की जननी है और सरकार उसी से शक्ति प्राप्त करते हैं। और अभी जो पावरलेस की बात हो ही रही थी, जनता से शक्ति लेते हैं और जनता को शक्तिहीन कर देते हैं। अब वो जनता अपने तरीके से इसको रिक्लेम कर रही है।
मैंने पहले कभी अपने चैनल पर भी और कई जगह कहा है कि जनप्रतिनिधियों की शक्ति का, उनकी राजनीति का समय गया, प्रतिनिधियों की शक्ति का समय गया। अब जनता खुद अपनी शक्ति और अपने हाथ से अपना प्रतिनिधित्व खुद करने पर आमदा हो जाएगी, और इसीलिए तमाम संकट इस तरह के खड़े हो रहे हैं। रही बात पैलेट गन का इस्तेमाल तो निषिद्ध है। सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कहेगा? सुप्रीम कोर्ट को कहने के लिए क्या है? सुप्रीम कोर्ट इसके लिए कहने के लिए कुछ नहीं है, ये तो निश्चित मामला है। और आप जानते होंगे कि पैलेट गन में कई प्रकार होते हैं, उसमें कुछ प्रकार ऐसे होते हैं जिसके लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है, वो बिना लाइसेंस का होता है, वो छर्रा गन होता है, छर्रा छोड़ता है, लेकिन मनुष्य के ऊपर उसका जीरो रेंज से उसका इस्तेमाल होता है और लोगों पर बहुत घातक असर उसका होता है। बहुत दूर से उसका नहीं होता है, भीड़ में घुस करके भीड़ के लोगों को मारा जाता है। इस प्रकार से शॉक लाठी वगैरह होता है, उसका वो रेंज होता है। सुप्रीम कोर्ट को साफ साफ बोलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस ने कहा था, उनका मैंने पढ़ा है, उन्होंने कहा था कि हालांकि वो स्वदेशी न्याय की भी बात बोल रहे थे, और उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे कि स्वदेशी न्याय की क्या अवधारणा थी, लेकिन वो कह रहे थे कि जब संवैधानिक निष्ठा, संविधान के प्रति लोगों की कार्यपालिका का और विधायिका की निष्ठा नहीं रह जाती है, तब लोकतंत्र खतरे में पड़ता है। ठीक है कि संविधान के प्रति अगर विधायिका कार्यपालिका की निष्ठा के अभाव में खतरे में पड़ जाता है, तो आप बताइए कि वो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका की क्या भूमिका है? हमारे संविधान के पुरखों ने उनकी क्या भूमिका रखी थी? तो वो नहीं बताएंगे, उसमें यही बोलेंगे कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास यह नहीं है, हमारे पास वह नहीं है। देखिए, कानून बनाने का मामला क्या है? 4 साल पहले एक कमजोर मिस्त्री हमेशा अपने औजारों से लड़ता है, हमेशा औजार बदलने की बात करता है। जो औजार उसके हाथ में है, उस औजार के परफॉर्मेंस को जब चलाना नहीं जानता है, करना नहीं जानता है, तो उसको लगता है कि नया औजार, नया हथियार खरीदेंगे तो उससे काम चलेगा। अरे जब आप कलम चलाना ही नहीं जानते हैं, आपके दिमाग में लिखना ही नहीं आता है, तो कलम बदल करके क्या कीजिएगा? इसलिए महंगे से महंगी कलम खरीद करके भी हो नहीं है। इसीलिए जो नेहरू जी ने कहा था एक सेकंड में, जब आजाद हुए थे तो शायद इंग्लैंड गए थे, बहुत वायरल हो रहा है ये भी, उनसे वहां के सरकार ने कहा था कि आप दुनिया में अपनी ताकत की बखान करते हैं, जबकि आपके पास अपना समय देखने के लिए घड़ी भी नहीं है, घड़ी भी हमारे यहाँ जाती है। तो उन्होंने कहा था कि हाँ, जो अपनी घड़ी को भी नहीं तैयार कर सकता, अपने वक्त को भी ठीक से नहीं देख सकता है, उसका क्या भविष्य होगा। तो नेहरू जी ने यह कहा था कि घड़ी आपकी जरूर है, लेकिन वक्त हमारा है। इन्होंने भारत के लोकतंत्र की घड़ी भी खराब कर दी और वक्त भी खराब कर रहे हैं। अब राहुल गांधी शायद इसको रोक पाए। कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट एक बंद घड़ी हो गया है, जो दिन में 2 बार सही समय बताता है, बाकी समय उसको जो मन होता है सो घंटा बजाता रहता है। जी।